पहलगाम हमले के बाद भारत का जवाब कैसा होगा, छोटे स्तर का स्ट्राइक होगा या फिर भारत फुल फ्लेज वार में जाएगा, ये कहना अभी फिलहाल मुश्किल है। लेकिन बैठकों का दौर लगातार जारी है। एक तरफ गृह मंत्रालय में सिविल डिफेंस को लेकर बैठक हो रही थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा हो रही थी कि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए देश के लोगों को ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है और वो कैसे होगा उसको लेकर चर्चा चल रही थी। तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA अजीत डोभाल प्रधानमंत्री के आवास पर पहुंचे थे और 40 मिनट तक ये बैठक चली थी। जाहिर तौर पे जिस तरह की तैयारी है उसमें प्रधानमंत्री की एक टीम है, टीम 8 जिसको आप कह सकते हैं, जिसमें रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, जल शक्ति मंत्री हैं, इसके अलावा विदेश मंत्री भी उसमें है, वहीं विदेश सचिव और रक्षा सचिव भी उसके हिस्से हैं, CDS हैं और सबसे बड़ा नाम और जो अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री से 40 मिनट तक बात की। और माना जा रहा है कि NSA ने प्रधानमंत्री से इसी सिलसिले में मुलाकात की है कि हमारे एग्रेशन की तैयारी कितनी है और अगर रिटेलिएशन होता है तो फिर हम कितने तैयार हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर सूत्र ये बता रहे हैं कि PM और NSA के बीच में 40 मिनट तक करीब बातचीत हुई है। कैमरामैन रफीक के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय में आज एक महत्वपूर्ण बैठक सिविल डिफेंस को लेकर के हुई, यानी कि सिविल डिफेंस की जो यूनिट्स हैं वो पूरे देश में मॉक ड्रिल करेगी। 244 ऐसी जगह को चिन्हित किया गया है जहां पे ये मॉक ड्रिल एक्सरसाइज की जाएगी। ये मॉक ड्रिल एक्सरसाइज 2 हिस्सों में की जाएगी। पहला हिस्सा ये होगा कि इस मॉक ड्रिल के जरिए जो सिविल डिफेंस की यूनिट जिस जिले में है या जिस स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है वो ये देखेगी कि उसका सिस्टम पूरा ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। यानी कि ब्लैकआउट की सिचुएशन में जो SOP बनी है, जो एयर रेड्स की सिचुएशन में जो SOP बनी है, वो SOP को ऑर्डर्स को फॉलो करने लायक सिचुएशन में है कि नहीं है, एक तरीके से उसका आकलन किया जाएगा। और दूसरा पार्ट इसका ये होगा कि नागरिकों को एक तरीके की ट्रेनिंग देनी है ताकि इमरजेंसी के सिचुएशन में अगर युद्ध जैसे हालात बनते हैं या कुछ ऐसा होता है तो उसमें नागरिक जो हैं, लोग जो हैं, किस तरीके से अपनी आत्मरक्षा करेंगे और दूसरों की मदद करेंगे, कहाँ छुपना है, कैसे छुपेंगे, ये तमाम चीज़ें इसके दूसरे पार्ट में है जो सिविल डिफेंस के लोगों को सिखाएंगे। कैमरामैन जहांगीर के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24 दिल्ली। श्रीनगर की डल झील पर आप देख रहे हैं कि इस समय यहाँ पर जो मॉक ड्रिल है वो शुरू हो चुकी है। ये मॉक ड्रिल यहाँ पर श्रीनगर की डल झील में की जा रही है, जिसके दौरान दिखाया जा रहा है कि अगर किसी तरह की सिचुएशन बनती है और जो शिकारा अक्सर डल झील में चलते हैं वो डूबते हैं तो उस समय किस प्रकार से जो तुरंत यहाँ पर रेस्क्यू टीम्स है वो एक्शन में आ जाएगी और जो लोग डूब गए हैं उन्हें किस तरह से बचाया जाएगा। ये सारी मॉक ड्रिल यहाँ पर की जा रही है और सुबह से ही लगातार यहाँ पर मॉक ड्रिल का सिलसिला चल रहा है पूरे इस डल झील के इलाके में, जहाँ पर हर एक आपदा से निपटने की जो यहाँ पर अभ्यास है वो किया जा रहा है और कोशिशें हो रही है कि जो मॉक ड्रिल के जरिए कोशिश की जाए कि जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर पूरी रहे। जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान में तनाव काफी ज्यादा बना हुआ है। कैमरामैन रशीद के साथ आसिफ साहब, न्यूज़ 24। पाकिस्तान से युद्ध की स्थिति को देखते हुए आज लखनऊ की पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल से पहले उसका अभ्यास किया गया। सायरन बजते ही लोगों को यह बताया गया कि कैसे उन्हें अपनी जान बचानी है और दूसरों की मदद करनी है। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने 7 मई को देश भर में एक व्यापक मॉक ड्रिल करने का आदेश दिया और इसी के तहत उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में मॉक ड्रिल अभ्यास किया जाएगा ताकि जंग जैसी स्थिति में लोग खुद की जान बचाने के लिए और दूसरों की सहायता करने के लिए जागरूक हो सकें। इसी क्रम में आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल का अभ्यास किया गया। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत कल उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में युद्ध की स्थिति को देखते हुए मॉक ड्रिल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के कुल 19 जिलों में मॉक ड्रिल होनी है, जिसमें एक जिला A कैटेगरी में है जबकि 2 जिले C कैटेगरी में है और बाकी B कैटेगरी में रखे गए हैं और इसी हिसाब से ही मॉक ड्रिल का अभ्यास भी किया जाएगा। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। एक बार फिर बिहार की राजधानी पटना में छात्र और छात्राओं पर लाठीचार्ज हुआ है। आप देख सकते हैं हमारे साथ कई छात्र और छात्राएं। तो सुबह से ही आज काफी संख्या में जो छात्र और छात्राएं थी वह मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए थे। वो लोग अचानक अपनी मांगों को लेकर सभी छात्राओं और जो छात्र हैं
उनका मांग यही है कि सप्लीमेंट्री जो रिजल्ट है वह बीपीएससी के तरफ से जारी होना चाहिए, क्योंकि अभी भी कई हजार वैकेंसी अभी भी बची हुई है। निश्चित तौर पर सरकार ने आश्वासन दिया था और जो आप देख सकते हैं काफ़ी गुस्से में हैं, जो छात्राएं हैं वह काफ़ी गुस्से में है। पुलिस उनके साथ धक्का मुक्की कर रही है और इनका यही कहना है कि हम लोगों के भविष्य का क्या होगा। आज अचानक सैकड़ों की संख्या में जो छात्र और छात्राएं थी वह मुख्यमंत्री आवास पहुंच गई अपनी मांगों को लेकर, और इन सभी का यही मांग है कि बीपीएससी का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो जारी होना चाहिए। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में जातिगत जनगणना से जुड़े मुद्दे पर उन्होंने 3 सुझाव दिए हैं। इन 3 सुझावों में पहला सुझाव है जातिगत जनगणना के लिए प्रश्नावली ठीक से तैयार की जानी चाहिए। इसके लिए तेलंगाना मॉडल का उपयोग किया जाए। जातिगत जनगणना की प्रक्रिया के अंत में प्रकाशित होने वाली रिपोर्ट में कुछ भी नहीं छिपाया जाना चाहिए। दूसरे सुझाव में मल्लिकार्जुन खड़गे लिखते हैं कि सभी राज्यों द्वारा पारित आरक्षण संबंधी अधिनियमों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए। आरक्षण में 50% की सीमा को हटाया जाए। तीसरा सुझाव उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 15(5) के तहत निजी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण लागू किया जाए। जातिगत जनगणना को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री से अपील की है कि पॉलिटिकल पार्टी से संवाद जल्द से जल्द स्थापित करें। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि भगवान राम की धरती पर बीजेपी ने जो भेदभाव किया है उसी की वजह से वो अयोध्या लोकसभा का चुनाव हार गए हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों की जमीन सरकार छीन रही है, दबाव बनाकर दस्तखत करवाए जा रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी किसानों की लड़ाई लड़ेगी। सरकार मार्केट वैल्यू के हिसाब से ही किसानों को भूमि का भाव मिलना चाहिए। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी किसानों की जमीन छीन रही है, लेकिन कम्युनल पॉलिटिक्स आगे नहीं बढ़ने दी जाएगी। अखिलेश ने ये भी कहा कि अगर आज देश में बारूद, मिसाइल, टैंक, राइफल यहाँ बनता तो बाहर से खरीदना नहीं पड़ता। अखिलेश ने ये भी कहा कि जिसको तकलीफ है उसके साथ समाजवादी पार्टी का पीडीए खड़ा है। बीजेपी की सरकार में जाति विशेष को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। वहीं अखिलेश यादव ने पहलगाम की घटना को लेकर कहा कि आखिरकार बीजेपी की सरकार को ये कैसे पता है कि वॉर होने वाली है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र बीजेपी प्रमुख और राज्य में मंत्री चंद्रकांत बावन को लेकर एक अजीबोगरीब बयान सामने आया है। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए चंद्रकांत बावनकुले ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को खाली कर दो, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को अपने पार्टी में ले लो। इसके बाद सियासत गर्मा गई है क्योंकि कांग्रेस ने इस बयान पर नाराजगी जाहिर की है। बता दें कि बावनकुले ने रविवार को पुणे में पार्टी के कार्यक्रम के दौरान स्थानीय कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये विवादित टिप्पणी की थी। सोशल मीडिया पर सामने आए उनके भाषण के एक ऑडियो क्लिप में भाजपा नेता ने कहा, संग्राम थोपटे जैसे लोगों को पार्टी में लाओ, कांग्रेस को खाली कर दो। इस बात की चिंता मत करो कि अगर कांग्रेस के नेता भाजपा में शामिल हो गए तो आपका क्या होगा। जितना आप कांग्रेस को खाली करोगे उतना ही आपको राजनीतिक रूप से फायदा होगा। जब भाजपा टिकट देती है तो अपने कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देती है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि कांग्रेस काफी पुरानी पार्टी है और लोग वैचारिक तौर पर कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस बयान से बीजेपी की डायन वाली मंशा साफ तौर पर दिखाई देती है। कैमरा पर्सन अचल सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के तहत लाडली बहनाओं को हर महीने 1500 रुपए मिलते हैं, उसे 2100 रुपए नहीं किया जा सकता। ये वस्तुस्थिति है, इसको स्वीकार करना जरूरी है। ये कहना है शिवसेना के नेता और सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट का। पिछले दिनों इसी तरह का एक वक्तव्य अजित पवार की पार्टी के कैबिनेट मंत्री नरहरि झिरवल ने भी किया था। इस बात से साफ पता चलता है कि विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को कहा गया था कि 1500 की जगह अब 2100 रुपए दिए जाएंगे, यानी ये एक चुनावी जुमला था। दरअसल 2 दिन पहले ही सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट ने अपनी खुली नाराजगी जाहिर की थी, क्योंकि उनके विभाग का एक बड़ा फंड महिला एवं बाल कल्याण विभाग को डाइवर्ट किया गया था लाडली बहन योजना के लिए। महज अब ये समझा जा सकता है कि ये घोषणा थी और इसे अब पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि राज्य की वित्तीय हालात ठीक नहीं है। अब 1500 रुपए ही लाडली बहनाओं को आगे भी जाकर मिलेंगे। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ विनोद जगताले, न्यूज़ 24 मुंबई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2 दिन मुर्शिदाबाद के दौरे पे हैं और मुर्शिदाबाद में सबसे ज्यादा वक्फ बिल को लेकर हिंसा यहीं पे हुआ था। जिस तरह से शमशेरगंज और धुलियान में
यहाँ पे कई वाहनों में आग लगाया गया था, वक्फ बिल को लेके सरकारी संपत्तियों को नुकसान किया गया था। इतना ही नहीं, एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के घरों में तोड़-फोड़ आगजनी किए थे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहाँ पे पहुंची हैं, उन परिवारों से मिल रही हैं जिनके घर तोड़े गए थे। और वक्फ बिल पे जिस तरह से हिंसा भड़की थी, यहाँ पे 3 लोगों की मौत हो चुकी थी। ममता बनर्जी जिन लोगों को घर टूटे हैं उन्हें यहाँ पे बंगला बाड़ी जो नया बना के उन्हें दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रशासनिक बैठक कर रही है और कैसे यहाँ पे शांति बहाल हो, दोबारा से हिंसा न हो, इन सब चीजों पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चर्चा कर रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि जब सही समय आएगा तो खुद आएंगी और आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दौरा यहाँ पे अहम माना जा रहा है। पीड़ित परिवार के लोग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से अपने ऊपर आप बीती बात बता रहे हैं, यानी कैसे लोग यहाँ शांति से रह सके, इन सब विषयों पर भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चर्चा कर रही है। कैमरामैन प्रकाश के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24। राजस्थान सरकार के ज्यादातर विभागों की वेबसाइट और सर्वर इन दिनों पूरी तरह डाउन बता रही है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बारे में जब सरकार के अधिकारियों और मंत्री से पूछा गया तो उनका कहना है कि कुछ दिन पहले राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग और जयपुर विकास प्राधिकरण यानी जेडीए की वेबसाइट पर पाकिस्तानी हैकरों द्वारा अटैक किया गया था और यह साइबर अटैक के चलते काफी सारी उल्टी सीधी चीजें इन सरकारी वेबसाइट पर डाल दी गई थी। ऐसे में सरकार चाहती है कि तमाम विभागों के वेबसाइट पूरी तरह सुरक्षित रहे, उनका डेटा सुरक्षित रहे। यही कारण है कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की तरफ से अपने सभी विभागों के वेबसाइट को सुरक्षित और उनके डेटा को बचाए रखने के लिए बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है और इसी के चलते कुछ विभागों की वेबसाइट इन दिनों अपना सर्वर को डाउन बता रही है। लोगों को उसमें एक्सेस करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल तो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की तरफ से साफ कर दिया गया है कि सरकार किसी भी साइबर हमले से निपटने के लिए अपने तमाम विभागों और सूचना प्रौद्योगिकी डिपार्टमेंट के जरिए इनकी वेबसाइट को सुरक्षित करने में जुट गई है। कैमरामैन सोहन सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जिस तरीके से ऐलान किया है कि दिल्ली के बाजारों को शिफ्ट किया जाएगा, जिनमें चांदनी चौक, दरियागंज और सदर बाजार का नाम सबसे ऊपर है। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये जो बाजार है ये काफ़ी कंजस्टेड हो गए हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है और यहाँ के व्यापारियों में काफ़ी कंजस्टेड होने के कारण जो है लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए इन बाज़ारों को जो है दिल्ली के अलावा दूसरे इलाकों में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसको लेकर के दिल्ली के व्यापारियों में रोष है। व्यापारियों का कहना है कि काफ़ी लंबे समय से हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं और चांदनी चौक की एक अपनी पहचान है, उसी तरीके से दरियागंज और सदर बाजार की भी अपनी पहचान है। इन इलाकों में तमाम दुनिया भर के लोग जो है वो शॉपिंग करने आते हैं और काफ़ी सामान जो है वो यहाँ से भेजा जाता है। अगर इन बाज़ारों को शिफ्ट जो है वो यहाँ से कर दिया जाएगा तो ये दिल्ली के व्यापारियों का काफ़ी नुकसान होगा। इसको लेकर के आम आदमी पार्टी भी बीजेपी पर हमलावर हो गई है। कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ मैं यूसुफ, न्यूज़ 24 दिल्ली। महाराष्ट्र पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने यह निर्णय लिया है कि वो जल्द ही डिजिटल पेमेंट से पेट्रोल, डीजल या सीएनजी नहीं बेचेंगे, सिर्फ कैश में ही पेट्रोल, डीजल या सीएनजी बेचेंगे। इसकी शुरुआत नागपुर से होने जा रही है। नागपुर में 10 मई के बाद आपको पेट्रोल, डीजल या सीएनजी सिर्फ कैश में ही मिलेगा। पेट्रोल पंप मालिक ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल ने बैंकों को जो दिशा निर्देश दिया है, बैंकों को जो जानकारी दी है, उसके अनुसार बैंकों ने बहुत सारे पेट्रोल पंपों के खाते सीज कर दिए हैं, जिससे उनके लाखों रुपए अटक गए हैं। गृह मंत्रालय ने एक तरह से जो नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल है उसको एक्टिव किया है और कहा है कि जो भी फ्रॉड होता है उस फ्रॉड अकाउंट से जिस अकाउंट में पैसे जाते हैं उस अकाउंट को तुरंत फ्रीज करने का एक आदेश जारी करे, बैंकों को निर्देश दे। और उसी के आधार पर इस पोर्टल ने बैंकों को निर्देश दिया, जिसमें कई जो पेट्रोल पंप है इसकी जद में आ गए। सुनील के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। भोपाल में निजी कॉलेज की छात्राओं से रेप, लव जिहाद, ब्लैकमेलिंग के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लव जिहाद के अड्डे माने जाने वाले कॉलेज के ठीक सामने बने क्लब 19 रेस्टोरेंट पर बुलडोजर की कार्रवाई की है और साथ ही इस रेस्टोरेंट को सील कर दिया है। ये जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई ये बीती रात हुई और ठीक उससे पहले दिन में राष्ट्रीय जो महिला आयोग की टीम थी वो इसी क्लब 19 रेस्टोरेंट में गई थी जांच के लिए, जिसके बाद
ये प्रशासन की कार्रवाई की गई है। और जो क्लब 19 रेस्टोरेंट की जिसकी बात की जा रही है, ये आरोप लगे हैं कि इसी रेस्टोरेंट में जो आरोपी थे वो छात्राओं को लेकर जाते थे, उनके वीडियो बनाते थे, उनका शोषण करते थे। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अब तक पुलिस ने 6 में से 5 आरोपी फरहान, साहिल, शाद, अली और नबील को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अबरार जो फरार है और एक और आरोपी बनाया गया था जिसने 3 महीने पहले ही खुदकुशी कर ली थी। लेकिन लव जिहाद के इस मुद्दे पर साथ में शोषण के मामला है जिसको लेकर लगातार यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही उत्तर भारत जाने वाले यात्रियों की परेशानी भी शुरू हो गई है। इस वक्त हम हैं लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन पर और यहीं से सबसे ज़्यादा जो ट्रेनें हैं वो उत्तर भारत के लिए जाती हैं। यही कारण है कि सबसे ज़्यादा जो भीड़ होती है इसी स्टेशन पर होती है। सबको रिजर्व टिकट नहीं मिल पाता है। कई सारे लोग जो जनरल बोगी होती है उसमें जाते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कतें भी उन्हीं लोगों को होती है। प्रशासन की तरफ से ये पूरी कोशिश है कि जो जनरल बोगी में लोग जाएं, उनको कम से कम जनरल बोगी में घुसने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, धक्का मुक्की ना हो, भगदड़ न मचे। इसके लिए प्रशासन ने पूरी कोशिश की है। हर साल जो गर्मी का सीजन होता है उसमें ट्रेनें बढ़ाई जाती हैं, विशेष ट्रेनें चलाई जाती हैं, लेकिन फिर भी ये जो ट्रेनों की संख्या है वो पर्याप्त नहीं है। यही कारण है कि लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। अगर आप बिहार के किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर पूजा करना चाहते हैं या दर्शन करना चाहते हैं तब आपको अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने अब बिहार के कई जिलों से सीधा बस सर्विस शुरू करने वाली है, जो सीधा आपको उस धर्म स्थल पर लेकर जाएगी। परिवहन विभाग ने जिलों से परिचालन शुरू करने से पहले धार्मिक स्थलों का ब्यौरा मांगा है, जहां लोगों को पहुंचने में सबसे अधिक परेशानी होती है। उन सभी स्थलों पर प्रथम चरण में बसों का परिचालन शुरू होगा। इसके लिए विभाग के स्तर पर बसों की खरीद होगी। सभी बस इलेक्ट्रिक या सीएनजी होंगे, जिसमें यात्रियों के लिए सभी सुविधाएं होगी। इसमें एक गाइड भी रहेगा जो धार्मिक स्थलों की जानकारी लोगों को देगा। परिवहन विभाग लगभग 30 बसों की खरीद करेगा। इसके लिए विभागीय स्तर पर तैयारी कर ली गई है। बिहार के लोगों को पहले किसी भी धर्म स्थल पर जाने के लिए कई बार बसें बदलनी पड़ती थी, लेकिन अब उनको सीधा बस सर्विस मिलेगी, जहां वो जाकर पूजा कर सकेंगे और दर्शन कर सकेंगे। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। लाहौल स्पीति की चोटियों पर बर्फबारी। शिमला, सोलन, कुल्लू में ओलावृष्टि से नकदी फसलों को भारी नुकसान। हिमाचल में 10 मई तक होगी बारिश। 2 दिन 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। तापमान में आई भारी गिरावट। हिमाचल प्रदेश में 1 मई से निरंतर बारिश हो रही है। इस दौरान कई जिलों में ओलावृष्टि ने फसलों को तहस-नहस कर दिया है। खासकर शिमला जिला के ज्यादातर भागों में सेब की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। राजेश शर्मा, शिमला, न्यूज़ 24।